Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about VPC peering. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि VPC peering क्या होता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। VPC peering connection is a networking connection between two VPC that enable you to route traffic between them using private IPv4 address and IPv6 address. मतलब ये है कि अगर आप अपने AWS नेटवर्क में दो VPC बना रहे हैं, वो सेम रीजन में भी हो सकते हैं या डिफरेंट रीजन में भी हो सकते हैं। तो उन VPC को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, मतलब उन VPC के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो सर्वर हैं, जो EC2 इंस्टेंस हैं, आप चाहते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर लें, तो उसके लिए आपको VPC पेयरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है उन दोनों VPC के बीच में। अब दोनों VPC या तो सेम रीजन में भी हो सकते हैं या तो डिफरेंट रीजन में भी हो सकते हैं। तो जो कनेक्शन स्टेब्लिश होता है VPC पेयरिंग के लिए उसमें IPv4 या तो आप यूज करते हैं या तो IPv6 यूज करते हैं। तो VPC पेयरिंग के बिहाफ में क्या होता है कि दोनों VPC के पेयरिंग के बिहाफ में क्या होता है कि दोनों ही VPC एक दूसरे की रिसोर्सेज को एक्सेस करने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट IP एड्रेस, विद द हेल्प ऑफ IPv4 और IPv6। You can create a VPC peering connection between your own VPC or with a VPC in other AWS account. मीन्स आप या तो अपने ही AWS अकाउंट में दो VPC हैं आपके सेम रीजन में, या तो अदर रीजन में, उसमें आप VPC पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। या तो आपका ही एक और AWS का अकाउंट है, सपोज आपका हेड ऑफिस है, उसका AWS अकाउंट अलग है, ब्रांच ऑफिस का AWS अकाउंट अलग है। सो आपके मल्टीपल AWS अकाउंट हैं, उन AWS अकाउंट के बीच में भी आप VPC की पेयरिंग कर सकते हैं। तो वो तो जो कनेक्शन स्टेबलिंग होंगे उसमें भी सेम आपका फंडा होगा, दोनों ही VPC के रिसोर्सेज आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है VPC पेयरिंग का। मीन्स VPC पेयरिंग आप सेम रीजन सेम अकाउंट के सेम रीजन में क्रिएट कर सकते हैं, सेम अकाउंट डिफरेंट रीजन में क्रिएट कर सकते हैं, और डिफरेंट अकाउंट डिफरेंट रीजन में क्रिएट कर सकते हैं। The VPC can be in different region, also known as inter-region VPC peering connection। जो VPC की peering आप डिफरेंट रीजन में करते हैं, मीन्स एक VPC आपका अदर रीजन में है, दूसरा VPC आपका किसी अदर रीजन में, उन दोनों VPC की जो peering करते हैं इसे कहते हैं इंटर रीजन VPC peering। तो इस फिगर में मैंने बताया कि देखिए VPC 1 है ये A और VPC B है। दोनों के ही नेटवर्क मस्ट भी डिफरेंट होने चाहिए, मतलब दोनों के जो नेटवर्क एसोसिएट हैं वो आपका सबनेट एसोसिएट हैं वो आपके डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेम सबनेट को आप ले लें, तो सेम सबनेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और तो उनके बीच में जब मैंने VPC पेयरिंग की तो दोनों के ही इंस्टांस विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट IP आपस में कम्युनिकेट करने लगते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो एज ए लोकल एरिया नेटवर्क बन रहा है, एज ए लैन इन्वायरमेंट में बन रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है VPC पेयरिंग के। तो दोनों ही VPC A एंड VPC B के EC2 इंस्टांस आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे। AWS uses the existing infrastructure of VPC to create a VPC peering connection. It is neither a gateway nor a VPN connection or does not rely on a separate piece of physically hardware. मीन्स क्या है, जब आप VPC पेयरिंग करते हैं तो AWS किसी एडिशनल कनेक्शन की आपको नीड नहीं होता है। AWS में उस VPC पेयरिंग कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई अदर कनेक्शन जस्ट लाइक आपका VPN कनेक्शन या कोई गेटवे की आपको नीड नहीं होती है। ना कोई आपको हार्डवेयर कोई सेटअप हार्डवेयर को सेटअप करना पड़ता है, या ना किसी आपकी हार्डवेयर की नीड होती है। मीन्स ये विदाउट आप किसी VPN कनेक्शन, विदाउट किसी गेटवे डिवाइस, विदाउट किसी आप हार्डवेयर डिवाइस की आप VPC पेयरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये ये आपका काफ़ी यूजफुल फीचर है AWS का। You have more than one AWS account, you can pair the VPC across those account to create a file sharing network। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा AWS अकाउंट है तो उन दोनों ही अकाउंट में आपका VPC क्रिएट है, तो उन दोनों VPC को आप कम्युनिकेट करा सकते हैं
उनके जो रिसोर्सेस हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट अकाउंट के बीच में आप वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं और उस वीपीसी के जो रिसोर्सेस हैं उनको शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीपीसी पीयरिंग। You can establish VPC peering between VPC across different AWS region, also called inter-region VPC peering. Means मैंने आपको पहले ही बता चुका है, सेम है कि अगर आप दो डिफरेंट VPC के बीच में पेयरिंग कर रहे हैं जो आपके अलग अलग रीजन में हैं, उसे कहते हैं इंटर रीजन VPC peering। उसे आप क्या कहते हैं? इंटर रीजन VPC peering। This allow VPC resource including EC2 instance, Amazon RDS database and Lambda function that run in different AWS region to communicate with each other using the private IP layer without recurring gateway VPN connection or separate network appliance। Means आप जो VPC के अंदर जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, चाहे वो EC2 इंस्टेंस हो, चाहे वो लैम्डा फंक्शन हो, चाहे वो आपका Amazon RDS कोई डेटाबेस सर्वर क्यों ही ना हो, वो सारे के सारे रिसोर्स दूसरे वीपीसी से कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीपीसी पीयरिंग। इसके लिए आपको कोई एडिशनल या तो गेटवे लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई एडिशनल वीपीएन कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई सेट ऑफ हार्डवेयर की ऐसी कोई नीड है। ये इनबिल्ट फीचर है आपका AWS का, जिसके थ्रू आप ये एक दो वीपीसी को कम्युनिकेट करा सकते हो, उनके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। द ट्रैफिक रिमेन द प्राइवेट IP स्पेस। All inter-region traffic is encrypted with no single point of failure। मीन्स जो ट्रैफिक आपका फ्लो होगा वो प्राइवेट AWS के प्राइवेट नेटवर्क में फ्लो होगा, वो ट्रैफिक आपका पब्लिक नेटवर्क में ट्रांसफर नहीं होगा। और जो भी ट्रैफिक होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा। और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे वो फेल्योर हो जाए, आपका ट्रैफिक फेल हो जाए, ट्रैफिक फेल हो जाए, ऐसा कोई रीजन नहीं होगा वहाँ पे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा उस नेटवर्क कनेक्शन के बीच में, उस वीपीसी पीयरिंग कनेक्शन के बीच में, जहाँ पे आपका जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है वो फेल हो सकता है। तो ये काफ़ी सिक्योर वे है आपका डेटा मूव करने का, एक वीपीसी की दूसरी वीपीसी में, एक रीजन से दूसरे रीजन में आप बड़ा सिक्योर वे में अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, इनक्रिप्टेड वे में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर नहीं है इस नेटवर्क के केस में। Traffic always stay on global AWS backbone and never travels to the public internet, which reduce theft such as a common exploit and DDoS attack। जैसे मैं बताया कि आपका जो ट्रैफिक फ्लो होगा, चाहे आप इंटर रीजन की बात करें, चाहे आप अदर AWS अकाउंट के बीच में पीरिंग किए हैं, दो AWS अकाउंट के बीच में वीपीसी पीरिंग किए हैं, आपको जो ट्रैफिक फ्लो होगा वो AWS के इंटरनल नेटवर्क में ही फ्लो होगा। वो ट्रैफिक पब्लिक इंटरनेट या इंटरनेट में नहीं जाएगा, आपका फॉरवर्ड नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है वो DDoS अटैक और जो सच टाइप ऑफ अटैक हो सकते हैं इंटरनेट में, पब्लिक इंटरनेट में, उससे बच जाता है आपका ट्रैफिक। तो आप इससे अपने जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है उसको DDoS अटैक इन सब से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है वीपीसी पीरिंग का। Inter-region VPC peering provides a simple and cost-effective way to share resources between region or replicate data to geographical redundancy। Means इंटर-रीजन अगर VPC peering कर रहे हैं तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है आपके अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए दूसरे रीजन के VPC में, और डेटा रेप्लिकेट करने के लिए आप डेटा रेप्लिकेट कर सकते हैं एक VPC से दूसरे VPC में, या तो आप रिसोर्स शेयर कर सकते हैं एक VPC से दूसरे VPC में। The owner of requester VPC send a request to the owner of acceptor VPC to create VPC peering connection। The acceptor VPC can be owned by you or another AWS account and cannot have CIDR block that overlap with the requester VPC CIDR block। मीन्स ये है कि जब VPC कनेक्शन स्टेब्लिश होता है तो दो VPC के बीच में पेयरिंग होती है, तो उस कंडीशन में एक VPC कनेक्शन को रिक्वेस्ट करेगा कनेक्शन जनरेट करने के लिए, और दूसरा जो VPC होगा वो उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब
कनेक्शन एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद ही वीपीसी पेयरिंग स्टेब्लिश होती है दोनों वीपीसी के बीच में। तो रिक्वेस्टेड वाला जो है, जो एक वीपीसी है वो रिक्वेस्ट करेगा कनेक्शन के लिए, दूसरा वीपीसी एक्सेप्ट करेगा। तो जो वीपीसी एक्सेप्ट करेगा वीपीसी कनेक्शन को, वो आपका ओनर कहलाएगा, ओनर ऑफ वीपीसी पेयरिंग। जो वीपीसी आपके कनेक्शन जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, पेयरिंग कनेक्शन के रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा, वो वीपीसी आपका क्या कहलाएगा, ओनर वीपीसी कहलाएगा उस वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें जो लिखा है वो है कि आप जो दोनों ही वीपीसी में, मैंने पहले बताया कि सीआईडीआर ब्लॉक जो होगा, सबनेट जो होगा वो डिफरेंट होगा। सेम सबनेट आप नहीं ले सकते हो, ओवरलैपिंग सबनेट आप नहीं कर सकते हो। अगर आपका सबनेट ओवरलैप हुआ तो वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होगा। द ओनर ऑफ द accepted VPC accept the VPC peering connection to request to activate the VPC peering connection। जब तक ओनर ऑफ वीपीसी मतलब जब तक एक्सेप्टर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होगा। मैंने आपको बताया एक सेंडर होता है वीपीसी रिक्वेस्ट को जो सेंड करेगा, पेयरिंग कनेक्शन की रिक्वेस्ट को सेंड करेगा दूसरी वीपीसी के लिए। एक होगा आपका एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर जो वीपीसी होगा वो आपका मेन वीपीसी कहलाएगा, और जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कनेक्शन आपका, तब तक कनेक्शन आपका वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होगा। टू इनेबल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक बिटवीन वीपीसी यूजिंग द प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो मीन्स आप दोनों में, इसमें वीपीसी में आप जो वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन में आप फ्लो लॉग इनेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो फ्लो लॉग आप इनेबल कर सकते हैं इसमें। It required update the security group rules that are associated with your instance to ensure the traffic to and from VPC peer is not restricted। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपका कोई डेटा सिंक नहीं हो रहा है, कोई आपका रिसोर्स एक्सेस नहीं हो रहा दूसरे वीपीसी में, आपका कनेक्शन स्टेब्लिश है, तो सबसे पहले आप क्या चीज़ को नोटिस करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप, कि आपने सिक्योरिटी ग्रुप में कोई ऐसा रूल तो नहीं लगा दी जो आपके वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन के जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है उसको ब्रेक कर रहा है, उसको आप ड्रॉप कर रहा है उस ट्रैफिक को। तो आप सिक्योरिटी ग्रुप आप जब कॉन्फ़िगर करें तो आप इस बात पर ध्यान रखें कि जो वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन के बीच में जो डेटा फ्लो होगा, जो रिसोर्स एक्सेस होंगे, वो प्रॉपर्ली उनको अलाउ किया जाए। वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग समझते हैं कि वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन की लाइफ साइकिल क्या है। तो देखिए लाइफ साइकिल, ये एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले जो रिक्वेस्टर वीपीसी होगा वो रिक्वेस्ट करेगा वीपीसी कनेक्शन के लिए। तो जब रिक्वेस्ट करेगी तो इनिशियल कंडीशन में आपकी रिक्वेस्ट होगी। उसके बाद वो रिक्वेस्ट, इनिशियल कंडीशन की रिक्वेस्ट पेंडिंग के स्टेज में आ जाएगी जब तक कि एक्सेप्टर वीपीसी उस वीपीसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब वीपीसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रोविजनिंग कंडीशन में आ जाती है, और उसके बाद प्रोविजनिंग कंडीशन के बाद वो इस वीपीसी पेयरिंग की स्टेज एक्टिव स्टेज में आ जाती है। अगर इनिशियल रिक्वेस्ट आपकी फेल्ड हो जाती है किसी रीजन से, तो वो कुछ समय बाद अवेलेबल नहीं रहेगी आपके AWS अकाउंट में। कुछ समय तक तो आपको दिखेगा, कितने समय तक दिखेगा हम फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद, उस प्री डिफाइंड समय के बाद वो आपका अवेलेबल नहीं रहेगा। सेम पेंडिंग एक्सेप्टेंस में अगर बात करते हैं, या तो वो एक्सपायर हो जाएगा, उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही उस जो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट जो आई उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वो भी एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर होने के बाद भी वो कुछ समय तक आपके अकाउंट में दिखेगा, और उसके बाद वो अकाउंट से प्रीव्यू भी हट जाएगा उसका। अगर रिक्वेस्ट कैंसिल रिजेक्ट कर दिया गया है तो भी वो कुछ समय तक आपके अकाउंट में विजुअल होगा, उसके बाद वो अकाउंट से विजुअल हट जाएगा। सेम ऐसा है, अगर डिलीट कर दिया गया वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन को, तो भी आपका डिलीटेड आएगा ऑप्शन वहाँ पे, और वो भी आपके अकाउंट से रिफ्लेक्ट होना कुछ टाइम के बाद बंद कर देगा। सेम ऐसे अगर आपका एक्टिव आपका वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन है, जो रनिंग कंडीशन चल रहा है, उसको आपको ब्रेक करना है, तो आप उसको डिलीट कर देंगे वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन को। डिलीट करने के बाद वो डिलीटेड स्टेट में चला जाएगा थोड़ी देर बाद, और उसके बाद वो आपका
कुछ समय बाद आपके जो अकाउंट में है उससे रिफ्लेक्ट करना बंद कर देगा। तो ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल रिक्वेस्ट में ए रिक्वेस्ट फॉर वीपीसी पीरिंग कनेक्शन हैज बीन इनिशिएटेड। एट दिस स्टेज वीपीसी कनेक्शन कैन फेल और कैन गो टू द पेंडिंग एक्सेप्टेंस। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि रिक्वेस्ट को रेज किया जाता है, वीपीसी रिक्वेस्टर रिक्वेस्ट को रेज करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, या तो आपकी रिक्वेस्ट कनेक्शन पेंडिंग फेल हो सकता है और वो पेंडिंग स्टेज में जा सकता है। दो ही स्टेज उसमें होती हैं, या तो वो फेल हो सकती है रिक्वेस्ट किसी भी रीजन की वजह से, या वो अदरवाइज किस में जाएगी, पेंडिंग एक्सेप्टेंस स्टेज में पहुंच जाएगी आपकी रिक्वेस्ट। फेल्ड देखिए, द रिक्वेस्ट फॉर द वीपीसी पीरिंग कनेक्शन हैज फेल्ड व्हाइल इन द स्टेज इट कैन बी एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और डिलीटेड। द फेल वीपीसी पीरिंग कनेक्शन रिमेन विजिबल टू द रिक्वेस्टर फॉर 2 आवर्स। अगर आपकी रिक्वेस्ट फेल हो गई है तो वो रिक्वेस्ट आपके अकाउंट में 2 घंटे तक वीपीसी पीरिंग ऑप्शन में आपको 2 घंटे तक विजुअल रहेगी। और जब आपने रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दी है, उस रिक्वेस्ट को या तो एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। पेंडिंग एक्सेप्टेंस ये आपका सेकंड आपकी स्टेज है। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। द वीपीसी पीरिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट इज अवेटिंग एक्सेप्टेंस फॉर द ओनर ऑफ एक्सेप्टर वीपीसी। मीन्स जो भी रिक्वेस्ट आई है वो तब तक वेट करेगी जब तक आपका जो एक्सेप्टर अकाउंट है, जो एक्सेप्टर अकाउंट है, जो एक्सेप्ट करेगा उस रिक्वेस्ट को, जब वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक वो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करती रहेगी। ड्यूरिंग दिस स्टेज द ओनर ऑफ रिक्वेस्टर वीपीसी कैन डिलीट the request and the owner of acceptor VPC can accept or reject the request। तो जब उसकी रिक्वेस्ट आई है तो वो ओनर ऑफ द जो वीपीसी है, जो उस वीपीसी का ओनर है, जो एक्सेप्टर है, वो या तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। तीनों ही कर सकता है वो। जो भी उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करना है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। इफ नो एक्शन इज टेकन ऑन द रिक्वेस्ट इट एक्सपायर आफ्टर 7 days। अगर एक्सेप्टर वीपीसी जो एक्सेप्टर अकाउंट है जो एक्सेप्ट कर रहा है वीपीसी की रिक्वेस्ट को, अगर वो 7 दिन तक एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपका क्या होगा, वो रिक्वेस्ट एक्सपायर हो जाएगी। 7 दिन के बाद उस एक रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आप एक्सपायर द वीपीसी पिनिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट हैज एक्सपायर एंड नो एक्शन कैन बी टेकन ऑन इन बाय आइदर वीपीसी ओनर। The expired VPC pairing connection remain visible on both VPC owner for 2 days। तो अगर 7 दिन तक एक्सेप्ट नहीं की है रिक्वेस्ट वीपीसी एक्सेप्टर ने तो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद उस रिक्वेस्ट को आप फिर से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। और जब वो रिक्वेस्ट एक्सपायर हो जाएगी 7 दिन के बाद, तो वो 2 दिन तक दोनों ही वीपीसी रिक्वेस्टर और वीपीसी एक्सेप्टर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी वो रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट आपकी एक्सपायर हो गई है। तो ये चीज़ आपकी 2 दिन तक रिफ्लेक्ट करेगी वीपीसी एक्सेप्टर एंड वीपीसी ओनर के बीच में। रिजेक्टेड द ओनर और एक्सेप्टर वीपीसी हैज रिजेक्ट ए पेंडिंग एक्सेप्टेंस। मीन्स जो ओनर ऑफ एक्सेप्टर होगा, जो एक्सेप्ट करेगा उस रिक्वेस्ट को, तो या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। सिंपल सी बात है। तो रिजेक्ट भी कर सकता है। वाइल इन द स्टेज द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इस स्टेज में फिर रिक्वेस्ट अगर आपने रिजेक्ट कर दी तो रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट काउंट नहीं होगी। द रिजेक्ट वीपीसी पिनिंग कनेक्शन रिमेन विजुअल टू द ओनर ऑफ द रिक्वेस्टर वीपीसी फॉर 2 days and visual of the owner of acceptor VPC for 2 hours। मीन्स ये है कि अगर रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्टर ने रिजेक्ट कर दी है तो एक्सेप्टर के अकाउंट में वो रिक्वेस्ट आपके 2 घंटे तक रिफ्लेक्ट करेगी। और जो इसने रिक्वेस्ट को रेज किया है वीपीसी, जिस वीपीसी ने रिक्वेस्ट को रेज किया है, रिक्वेस्टर वीपीसी के जो अकाउंट में वो रिक्वेस्ट 2 दिन तक रिफ्लेक्ट करेगी। तो एक्सेप्टर के अकाउंट में 2 घंटे तक रिफ्लेक्ट करेगा वो एक्सपायर मैसेज।
और जो ओनर ऑफ रिक्वेस्टर है वीपीसी, उसके अकाउंट में 2 दिन तक वो रिफ्लेक्ट करेगा आपका। Provisioning the VPC peering connection request has been accepted and will soon be in the active state. प्रोविजनिंग जैसे ही एक्सेप्टर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो वो प्रोविजनिंग स्टेज में चले जाती है। वीपीसी पीरिंग कनेक्शन का जो स्टेज आ जाता है, प्रोविजनिंग स्टेज आ जाता है, 3rd स्टेज, और इस स्टेज में के बाद वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है आपका वीपीसी पीरिंग कनेक्शन। डिलीटिंग apply to an inter-region VPC peering connection that is in the process of being deleted. The owner of either VPC has submitted the request to delete an active VPC connection, or the owner of requested VPC has submitted the request to delete a VPC pending acceptor VPC peering connection request. Means आपका जब एक्टिव स्टेट में आ जाता है वीपीसी पीरिंग कनेक्शन, उसके बाद में अगर आप इसकी आपको कोई नीड नहीं है तो आप उस कनेक्शन को डिलीट कर सकते हो। तो कनेक्शन डिलीट दोनों ही एंड पे कर सकते हैं। जो कनेक्शन को जिसने रेज किया है, रिक्वेस्ट किया है, वो वीपीसी भी डिलीट कर सकता है, उसी एंड से भी डिलीट कर सकते हैं आप। और जो वीपीसी कनेक्शन आप को एक्सेप्ट किया है, उस एंड के वीपीसी भी से भी आप कनेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। A active VPC peering connection has been deleted by मल्टीपल वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मल्टीपल वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन का मीन्स ये होता है कि आप एक सपोज आपके पास तीन वीपीसी है, वीपीसी ए, वीपीसी बी, वीपीसी सी। तो वीपीसी ए और ए से दोनों ही वीपीसी कनेक्ट हो सकते हैं, वीपीसी बी एंड वीपीसी सी। तो वीपीसी बी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है वीपीसी ए से, और वीपीसी सी भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है वीपीसी ए से। तो वीपीसी ए के पास कितने कनेक्शन हो जाएंगे? मल्टीपल, मतलब 1 से ज़्यादा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है वीपीसी ए। तो मीन्स कोई भी वीपीसी आपका एक से ज़्यादा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। और जो वीपीसी कनेक्शन होता है वो ट्रांजिटिव कनेक्शन नहीं होता है। मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सपोज वीपीसी सी डायरेक्टली कनेक्टेड है वीपीसी ए से, और वीपीसी बी डायरेक्टली कनेक्टेड है वीपीसी ए से, लेकिन वीपीसी बी और सी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आपस में। तो वीपीसी बी और सी आपस में अपने रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते, अपने रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते। मीन जब तक उनके में डायरेक्टली कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा वीपीसी बी एंड सी के बीच में, वो दोनों के जो प्राइवेट रिसोर्स हैं एक दूसरे के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, रिसोर्स शेयर नहीं कर सकते। तो मीन्स इस टाइप की जो कॉन्सेप्ट होता है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वीपीसी कनेक्शन। प्राइसिंग और वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन, तो प्राइसिंग जो डिपेंड करती है कि कितना डेटा आपका वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन के बीच के वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटर रीजन आपका वीपीसी पेयरिंग है तो इंटर रीजन की कॉस्टिंग भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। मीन्स हाउ मच डेटा इज ट्रेवल फ्रॉम द वीपीसी पेयरिंग, that cost you have to pay, and you also pay for inter-region data transfer cost. Note: inter-region peering in China is only allowed between the China Beijing region operated by CNET and the China Ningxia region operated by NWCD. Means इंटर रीजन जो चाइना, अगर आप चाइना का रीजन वो सेलेक्ट करते हैं तो उस चाइना के रीजन में 2 ही जगह आप इंटर रीजन पेयरिंग कनेक्शन है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक बेंजिंग के बीच में और दूसरा निंजिया के बीच में आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बाकी किसी रीजन के बीच में आप जो है उनके अवेलेबिलिटी जोन के बीच में आप नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था वीपीसी पेयरिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने जो आपका जो डाउट है उसको रिजॉल्व कर पाऊँ, उसका आंसर मैं प्रॉपर्ली दे पाऊँ। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।